हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ सर्वसेनी और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और रेगुलर हमारी क्लासेज अटेंड कर रहे होंगे। तो मैं अपने एक्सपर्ट 2.0 क्लासेज की तरफ से आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और चलते हैं हम आज की कार्बन की जो यौगिक चल रहे थे उसकी सीरीज में, जिसका जो कि मैंने आपको जो संतृप्त यानी सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड कार्बनिक कंपाउंड जो थे वो तो अपन ने समझ ही लिए थे। और मैंने आपको बताया था कि आने वाली जो क्लास होगी हमारी उसमें हम लोग कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने वाले हैं। एक सेकंड आती हूँ। तो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ने से पहले कार्बनिक यौगिकों के नामकरण से रिलेटेड कुछ जरूरी इश्यूज हैं जो हमारे काम में आते हैं। जैसे कि कार्बन की जो संख्या होती है उन्हें हम साइंस की लैंग्वेज में जब नामकरण करते हैं तो क्या पढ़ते हैं वो भी हमें आना चाहिए। दूसरी बात, कार्बन की श्रृंखला के अंदर अलग अलग टाइप के प्रतिस्थापी समूह भी जुड़े होते हैं तो उनको क्या बोलते हैं ये भी हमें आना चाहिए। और इसके अलावा हेलोजन वगैरह जो समूह होते हैं उन सब की डिटेल्स भी अपन को याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वो सारे समूह आपको राइट डाउन करवा देते हैं ताकि आप लोग जब नामकरण पढ़ रहे हों तो नामकरण पढ़ने से पहले हम उन सारे नामों को याद कर लें, ताकि जब आप नामकरण कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बन को क्या पढ़ेंगे, दो कार्बन को क्या पढ़ेंगे, तीन कार्बन को क्या पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक दो टेबल से कार्बन से रिलेटेड उनको बना लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चलेंगे नामकरण की तरफ। तो देखो, फर्स्ट टेबल बनाएंगे हम लोग कार्बन की संख्या की। तो फर्स्ट हम बनाएंगे कार्बन की संख्या व नाम। नंबर ऑफ कार्बन एंड नेम। यानी हम ये सीखेंगे कि कितने कार्बन को क्या बोलते हैं वो हम सीखने वाले हैं। तो देखिए, अपन इधर तो लिखेंगे कार्बन की संख्या और इधर लिखेंगे इनका नेम यानी नाम, इन्हें क्या पढ़ते हैं। तो देखो, हमारे नॉर्मली जो सिलेबस में आते हैं वो लगभग 10 तक ही आते हैं, तो हम 10 तक याद रखेंगे। कार्बन 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, यानी 10 कार्बन तक के जो कार्बन आपके सिलेबस में आने वाले हैं उनमें हमें ये याद रखना है कि एक कार्बन को क्या बोलते हैं, दो को क्या बोलते हैं, तीन को क्या बोलते हैं। तो एक कार्बन को बोलते हैं मेथ, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथ, दो कार्बन को एथ, तीन को प्रोप, चार को ब्यूट, 5 को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नॉन और 10 को डेक। यानी जो कार्बन की सीरीज पढ़ेंगे हम लोग जिनका नामकरण लिखने वाले हैं उनमें हमारे ये भी काम आएगा कि एक कार्बन को क्या लिखना है, दो कार्बन को क्या लिखना है, क्योंकि कार्बन की सीरीज तो कितनी भी लंबी हो सकती है, एक कार्बन की, दो कार्बन की, तीन कार्बन की, चार कार्बन की। तो उस सीरीज आएगी जो लॉन्ग सीरीज आपके सामने आएगी उसका नाम लिखते समय हमें और बाकी रूल तो अपन टाइम पे आगे पढ़ ही लेंगे। उन सारे रूल्स के अलावा ये चीज़ भी ज़रूरी है कि हमें ये पता होना चाहिए कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, दो को एथ, तीन को प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। तो 10 कार्बन को ये मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक पढ़ते हैं, ये हमें याद होना चाहिए। तो सबसे पहले टेबल तो बनाएंगे ये वाली, तो बना ले आप इसे। चलिए, ये हमारी फर्स्ट टेबल होगी जो आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग सेकंड टेबल की तरफ चलते हैं। प्रतिस्थापी समूह। देखो, कार्बन की श्रृंखला में
हमने अब तक ये पढ़ा है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है, उस कार्बन की वैलेंसी को हम लोग हाइड्रोजन जोड़कर संतुलित करते हैं, यानी बैलेंस करते हैं। जैसा कि हमें ये भी याद है कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। इसीलिए एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन जोड़कर कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी की जा सकती है और एक सिंगल बॉन्ड पर हाइड्रोजन जोड़कर हाइड्रोजन की वैलेंसी भी पूरी की जा सकती है। अब हम यहाँ पर ये सीखने वाले हैं कि जो कार्बनिक यौगिकों का नामकरण हम करेंगे तो उसमें कार्बन की श्रृंखला के साथ साथ कुछ समूह भी होते हैं, उन समूह का नाम क्या है और उनका नामकरण कैसे करेंगे। तो देखो, कार्बन की जो वैलेंसी को पूरी करने के लिए हम हाइड्रोजन जोड़ते हैं। इस सीक्वेंस में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सीरीज के अंदर एक आधे हाइड्रोजन तो कम होता है और उसकी जगह कुछ और प्रतिस्थापी समूह जुड़े होते हैं। तो उन प्रतिस्थापी समूहों को हमें याद रखना है, वो समूह कौन कौन से होते हैं। तो हम यहाँ पर प्रतिस्थापी समूह बनाएंगे। प्रतिस्थापी समूह व नाम, यानी समूह लिखेंगे और उसका नाम लिखेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स एंड नेम, यानी फंक्शनल ग्रुप और उनका नाम लिखेंगे। तो इधर तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखेंगे, यानी समूह बनाएंगे टेबल में समूह, और इधर लिखेंगे इनका नाम। समूह वाला टेबल थोड़ा बड़ा बना लेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा समूह बढ़ा सकते हैं, और इधर लिखेंगे इनका नेम। तो देखो, समूह लिखते हैं हम, यानी ये वो समूह है जो कार्बन की सीरीज में हाइड्रोजन की जगह पर आएंगे और कार्बन की वैलेंसी को भी पूरा करेंगे। तो ये समूह कार्बन की जगह आते हैं, कार्बन को हटाकर प्रतिस्थापित करने पर आते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग फंक्शनल ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह कहते हैं। चलिए देखते हैं। एक तो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड को पढ़ते हैं मेथिल, यानी इस तरह की स्ट्रक्चर अगर आपके है प्रतिस्थापी समूह के रूप में, तो उसका नाम लिखते समय हम क्या लिखेंगे, मेथिल। CH3 जो सिंगल बॉन्ड पर जुड़ा होगा अगर, तो उस प्रतिस्थापी समूह को हम क्या पढ़ेंगे, मेथिल। अगर ये दो कार्बन हो जैसे CH2 CH3, तो इसे पढ़ते हैं एथिल। दो कार्बन वाली जो प्रतिस्थापी समूह आता है CH2 CH3, इसे क्या पढ़ेंगे हम, एथिल। इसी तरह अगर ये 3 कार्बन हो CH2 CH3, तो इसे पढ़ते हैं प्रोपिल। क्या पढ़ते हैं इसे, प्रोपिल। और अगर यही 3 कार्बन कुछ इस तरह से जुड़े हुए हों, जैसे कि CH, इस पर CH3 और CH3 इस तरह से जुड़े हों, तो इसे पढ़ते हैं आइसोप्रोपिल। क्या पढ़ते हैं इसे, आइसोप्रोपिल। इसके बाद एक लास्ट और है, हालांकि और भी होते हैं लेकिन नॉर्मली काम हमारे यही आते हैं, तो इसलिए हम लोग इन्हीं को पढ़ने वाले हैं। 4 कार्बन वाला, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूटेन। यानी देखो, जब हम कार्बन की श्रृंखला का नामकरण पढ़ेंगे तो जनरली तो कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन जोड़ते हैं, लेकिन कई बार हम लोग ऐसी सीरीज भी देखने को हमें मिलेगी जिसमें कार्बन की संयोजकता को पूरा करने के लिए सारे के सारे हाइड्रोजन न होकर हाइड्रोजन की जगह कुछ और समूह होंगे जो कार्बन की वैलेंसी को पूरी करेंगे, और उन समूहों में जितने भी एलिमेंट होंगे उनकी वैलेंसी भी पूरी हुई होगी। तो वो सारे जो समूह होते हैं वो बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें ये हम लोगों ने 4 देखे हैं। एक तो मैथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ब्यूटिल। तो CH3 मैथिल, CH2 CH3 ये सब सिंगल बॉन्ड इन पे आगे, ये एथिल हो जाएगा। CH2 CH3 प्रोपिल हो जाएगा। CH पे अगर दोनों तरफ इस तरह से ये जुड़े हुए हैं तो ये हो जाएगा आपके आइसोप्रोपिल, और ये CH3 ये हो जाएगा ब्यूटिल। तो आप इसे बनाएं। उसके बाद एक टेबल और बनेगी जिन वाले प्रकार्यात्मक समूह या प्रतिस्थापी समूह जो होते हैं उनका नामकरण भी हम लोग अलग से पढ़ने वाले हैं, तो आप इनको नोट कर लें। उसके बाद वो समूह बनाएंगे और फिर हम डायरेक्टली नाम स्टार्ट करेंगे कि नामकरण कैसे लिखा जाता है।
चलिए ये हो गया। उसके बाद और भी एक्स्ट्रा ग्रुप आते हैं जिनका नामकरण पढ़ेंगे। ये तो इनका तो नामकरण नहीं आएगा लेकिन उनका नामकरण आएगा, तो पढ़ते हैं। ये तो नामकरण में बीच बीच में आएंगे आपके। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इधर तो हम बनाएंगे ग्रुप और इधर लिखेंगे इनका नाम। तो देखिए आप, पहले हम लोग ग्रुप बनाएंगे। नंबर 1 पे आएगा हेलोजन, नंबर 1 पे आएगा हेलोजन। हेलोजन में 4 आएंगे। एक तो आएंगे क्लोरीन, एक आएगा फ्लोरीन, एक आएगा ब्रोमीन और एक आएंगे आयोडीन। यानी ये 4 होते हैं हेलोजन। उसके बाद में सेकंड समूह होगा हमारा सिंगल बॉन्ड OH, इसे बोलते हैं एल्कोहल। क्या बोलेंगे इसे? एल्कोहल। इसके बाद नेक्स्ट आएगा आपके सिंगल बॉन्ड CHO, या इसे बनाते हैं सिंगल बॉन्ड COOH। ये होता है एल्डिहाइड समूह। ये कौन सा समूह होता है आपके? एल्डिहाइड समूह। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें C, इस तरह से, या इसे यू भी बना सकते हैं C+O ऐसे। इसे पढ़ा जाता है कीटोन। क्या पढ़ेंगे इसे? कीटोन। उसके बाद लास्ट है COOH, या इसको ऐसे बना सकते हैं C+O सिंगल बॉन्ड OH। इसे बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक अम्ल। इनके हिंदी में और इंग्लिश में नाम सेम ही है, बस एसिड को अम्ल बोलते हैं हिंदी में। ये इतना सा याद रख लेना, बाकी इनके सबके नाम सेम है। एल्कोहल को एल्कोहल ही कहते हैं, एल्डिहाइड को एल्डिहाइड ही कहते हैं, कीटोन को कीटोन ही कहते हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड को कार्बोक्सिलिक एसिड ही कहते हैं। यानी देखिए हम जो कार्बन की श्रृंखला हम लोग नामकरण में पढ़ेंगे, उन नामकरण में एक तो हमारे आएंगे एक एकल बंध वाले यानी एल्केन, द्विबंध वाले, त्रिबंध वाले, और उनके अलावा ये 5 समूह आएंगे। इन्हीं का नामकरण हम पढ़ेंगे और इन्हीं का नामकरण करते समय कार्बन की जो संख्या होगी, अगर वो 1 है तो उसे मेथ, 2 है तो एथ, 3 है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन और 10 है तो डेक। ये तो केवल कार्बन की संख्या हुई। और जब नामकरण करेंगे तो नामकरण में जो कार्बन की श्रृंखला हमारे सामने होगी, उस कार्बन की श्रृंखला में अभी हमने इसके पहले जो प्रतिस्थापित समूह लिखे वो कहीं ना कहीं जुड़े हुए होंगे, और उन समूहों को हम एक कार्बन वाले CH3 यानी सिंगल बॉन्ड CH3 को मैथिल, सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 को हम एथिल, और CH2 को प्रोपिल, और 4 कार्बन वाले को ब्यूटिल। तो ये समूह है जो हमें याद रखने हैं। और नामकरण हम जो पढ़ने वाले हैं वो नामकरण पढ़ेंगे हम कार्बन के उन सभी यौगिकों का जो एकल बंध वाले हैं, एल्केन द्विबंध वाले हैं, एल्कीन त्रिबंध वाले हैं, एल्काइन, और उसके अलावा ये 5 आपके समूह होंगे हेलोजन, यानी हेलोजन में ये 4 आएंगे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और एल्कोहल OH होता है, एल्डिहाइड CHO, या इसे इस तरह से भी बना सकते हैं कीटोन, C पे दोनों तरफ सिंगल बॉन्ड और नीचे डबल बॉन्ड, या इसको ऐसे भी बनाया जा सकता है कीटोन। और कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे बनेगा COOH या C+O सिंगल बॉन्ड OH। तो इनका हम लोग नामकरण पढ़ने वाले हैं। आप एक बार इसको राइट डाउन करें, उसके बाद हम लोग चलते हैं नामकरण की तरफ। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कार्बनिक यौगिकों का नामकरण। तो नामकरण यानी नोमेनक्लेचर पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा IUPAC के बारे में पढ़ते हैं। देखो एक्चुअली क्या है, IUPAC एक सिस्टम है। IUPAC का फुल फॉर्म देख लें एक बार अपन। IUPAC
इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC का फुल फॉर्म है। देखो एक्चुअली क्या है, जैसा कि हमें पता है कि साइंस तो पूरे वर्ल्ड में ही चलती है और साइंस के जो नेम होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में कॉमन ही होते हैं, क्योंकि साइंस तो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही चीज़ें। तो अब सबको क्योंकि सेम लैंग्वेज तो आती नहीं है, इंडियंस अलग लैंग्वेज बोलते हैं। इंडिया में भी आपको याद हो अगर, तो इंडिया के भी अलग अलग स्टेट में अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। बिल्कुल उसी तरह से अगर हम किसी अदर कंट्री की बात करें तो अदर कंट्री में भी यही है कि वहाँ पर वो लोग अलग लैंग्वेज बोलते हैं। तो अगर मान लो आप किसी भी चीज़ का नाम बोल रहे हैं, आपने किसी अदर कंट्री के पर्सन को वो नाम बताया, तो उनको तो हमारी लैंग्वेज समझ में ही नहीं आती, ना बोलनी आती है, तो ऑब्वियसली आप जो नाम बताओगे उसको वो समझ ही नहीं पाएंगे कि आपने एक्चुअली क्या बोला। तो इस वजह से किसी भी चीज़ का नाम अगर अलग अलग अपनी पर्सनल लैंग्वेज में बोला जाए तो उसको पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए हमारे पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यानी इंटरनेशनल लेवल पर ये एक ऐसी इंस्टीट्यूट बनाई गई है जो जितने भी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके जो नाम होते हैं उन्हें वेरीफाई करती है और वेरीफाई करके वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सेम ही नाम से जाना जाए, ये भी बात को कंफर्म करती है। तो IUPAC एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसी पद्धति है जिसके अंदर हम लोग न केवल तत्वों और यौगिकों का नाम सीखते हैं बल्कि उन यौगिकों के नामों को पूरे विश्व में उसी नाम से जाना जाए, ये भी कंफर्म करते हैं। यानी जो IUPAC सिस्टम है ये एक ऐसी पद्धति है जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर चलती है और इसमें जो भी नाम बताया जाता है केमिस्ट्री में किसी कंपाउंड का या किसी एलिमेंट का, उसे सब देशों में उसी नाम से जाना जाता है और इसीलिए इसे बनाया गया था ताकि जो लैंग्वेज जो डिफरेंस आता है लोगों के बीच और जो हमारी लैंग्वेज समझ नहीं पा रहे हैं, ताकि जैसे मैं हाइड्रोजन बोल रही हूँ या मैं कार्बन के किसी कंपाउंड से मालूम मैथेन का नाम बोल रही हूँ, तो अगर मैंने उसको मैथेन बोला तो सबको मैथेन समझ में आना चाहिए, क्योंकि साइंस तो हमारे इंडिया में भी वही चलती है और इंडिया के बाहर भी बात करें तो साइंस तो सेम ही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोई फ़र्क थोड़ी ही है। टेक्नोलॉजी का यूज करके अलग अलग देश आज कहाँ कहाँ पर पहुँच रहे हैं, जितने एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं उनको जा रहे हैं, वो सब कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब सिर्फ ये है कि पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड सेम नाम से ही चीज़ों को जान सके। इसके लिए ये ज़रूरी है कि विश्व स्तर पर कोई ऐसा संगठन हो जो उन्हें सेम नाम से पुकारने के लिए फोर्स करे, वो कहे कि हाँ मैंने इसको वेरीफाई किया है तो आपको सभी को इसको इसी नाम से जानना है। तो इसीलिए केमिस्ट्री में IUPAC पद्धति बनाई गई है और इस IUPAC पद्धति के अंदर जो नाम लिखे जाते हैं वो ऑल ओवर इंटरनेशनल लेवल पर माने जाते हैं, वैलिड होते हैं और सभी लोग उन्हें उन्हीं नामों से जानते हैं। इसीलिए नामकरण की पद्धतियां तो और भी बहुत सारी हैं, लेकिन हम लोग इसीलिए IUPAC सिस्टम को पढ़ते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ते हैं, ताकि पूरा विश्व उस पर्टिकुलर कंपाउंड को उसी नाम से जान सके। तो नामकरण की सीरीज स्टार्ट कर दी हमने। अब इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं नंबर फर्स्ट एल्केन। हम सबसे पहले किसका नामकरण पढ़ेंगे? एल्केनों का नामकरण पढ़ेंगे। तो सबसे पहले तो एल्केन क्या होते हैं? एकल बंध वाले। एल्केन हम किसे कहते हैं? एकल बंध वाले। सॉरी इसे कहते हैं ब्लैक से। एकल बंध वाले होते हैं, एकल बंध वाले, एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक। एल्केन क्या होते हैं? एकल बंध वाले कार्बनिक यौगिक, यानी इनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध उपस्थित होता है। हमने जब संतृप्त कार्बनिक यौगिक पढ़े थे वहां भी हमने ये चीज पढ़ी थी कि जब कार्बन और कार्बन के बीच केवल सिंगल बॉन्ड यानी एकल बंध पाया जाता है तो उन्हें हम एल्केन कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि जो एल्केन होते हैं
इनका सामान्य सूत्र, एल्केनों का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2। यानी एल्केनों का जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n+2 होता है। इसके बाद हम बात करें कि जब इनका नामकरण करेंगे तो इनमें नाम के पीछे अनुलग्न, नाम के पीछे अनुलग्न यानी सफिक्स लगाएंगे और वो सफिक्स होता है एन। एन देखिए इसमें नाम में साउंड आ रहा है एल्केन, एन, एल्केन, तो एन का साउंड आ रहा है, इसीलिए जब हम इनका नामकरण करेंगे तो नाम के पीछे क्या लगाएंगे? इनमें एन लगाएंगे। तो आप यहाँ तक नोट डाउन करें, उसके बाद हम लोग इसके नामकरण को पढ़ेंगे कि नामकरण कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो एग्जाम्पल चलने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो अपन को याद रखनी है। जैसे कि पहली बात तो ये कि जब हम नामकरण करेंगे तो नामकरण करते समय हमें सबसे पहला काम करना है सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करना। तो देखो जो भी कार्बन की श्रृंखला आपको दे रखी है उसमें सबसे लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन कर लेंगे। यानी जैसे जिधर से ज़्यादा कार्बन दिख रहे होंगे उधर से कार्बन की श्रृंखला को चुन लेंगे। कार्बन की श्रृंखला को चुनने के बाद में उसमें जितने भी प्रतिस्थापी समूह जुड़े हुए हैं उन प्रतिस्थापी समूहों की संख्या के आधार पर जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा हो अल्फाबेट के हिसाब से उधर से उन पर नंबरिंग कर देंगे। जैसे कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है या मेथिल एथिल है, तो उनमें जो अल्फाबेट से पास आ रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग उस पर नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग करने के बाद में फिर हमें पहले प्रतिस्थापी समूहों को लिखना है और उसके बाद में कार्बन की संख्या के पीछे एन लगा के लिख देंगे। देखो ये चीज़ प्रैक्टिस क्यों होती है तो आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो चलिए अपन एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। तो एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको दे रखा है CH3 CH CH3 और CH3। चलो अपन ये ले लेते हैं। मान लो ये कोई सीरीज है जिसका आपको नाम लिखना है। तो सबसे पहली बात तो आप इसमें ध्यान से देखें अगर तो इसमें सारे के सारे जो बंध बने हुए हैं वो एकल बंध बने हुए हैं और क्योंकि ये सारे के सारे एकल बंध है तो ये एक एल्केन यानी एकल बंध की कार्बन वाली श्रृंखला है। अब हमें क्या करना है, जो सीरीज आपको दे रखी है इसे हर तरह से गिन गिन के देख लो, जिधर भी ज़्यादा कार्बन हो रहे हो उसी वाली कार्बन की श्रृंखला को चुन लेंगे। तो देखें इधर देखिए 1 2 3, अगर अपन सीधा गिने तो ये 3 कार्बन की सीरीज हो रही है। अगर अपन 1 2 3 ऐसे गिने तब भी ये 3 कार्बन की सीरीज हो रही है और अगर अपन 1 2 3 ऐसे गिने तब भी ये 3 कार्बन की सीरीज हो रही है। यानी हर कंडीशन में इसमें 3 ही कार्बन है तो आपके पास नॉर्मली 3 कार्बन वाली जो सीधी श्रृंखला बनी हुई है आप उसे चुन सकते हैं। आप चाहे तो इसे भी चुन सकते हैं पर जब आपके सब तरफ 3 ही कार्बन हो रहे हैं तो ज़्यादा उलझने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप क्या करेंगे, एक लंबी कार्बन की श्रृंखला को चुन लेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन की श्रृंखला चुनने के बाद जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा हो उधर से नंबर डाल लेंगे। तो देखो अगर आपने सीरीज ये चुनी, मान लो अगर आपने सीरीज ये चुनी तो आप इसे आगे या पीछे किधर से भी जोड़ गिनो, 1 2 3 कर सकते हो, 1 2 3 कर सकते हो, लेकिन जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा हो। तो देखो प्रतिस्थापी समूह CH3 है यहाँ पर और CH3 को क्या बोलते हैं, मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। प्रतिस्थापी समूह लिखवाए थे मैंने, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और ब्यूटिल। वही नॉर्मली हमारे आते हैं, इससे ज़्यादा हमारे आते भी नहीं, तो आप 3 4 याद रख लो, इसमें हमारा काम हो जाएगा। तो आप देखो इसमें CH3 है तो ये प्रतिस्थापी समूह देखो इस वाले कार्बन पे जुड़ा हुआ है और अगर आगे से देखिए 1 2 यानी दूसरे कार्बन पर ये जुड़ा हुआ है और अगर पीछे से देखें तो 1 2 पीछे से भी सेम ही नंबर है तो आप इसकी नंबरिंग किधर से भी कर सकते हो। तो आप नंबरिंग कर देंगे 1, ये 2 और ये 3। तो आपने 1 2 3 नंबरिंग कर दी। अब इसमें देखो 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है मेथिल, तो सबसे पहले आप लिख देंगे 2 मेथिल और 1 2 और 3 कार्बन को बोलते हैं
और एकल बंद में पीछे क्या लगाते हैं, एन, प्रोप प्लस एन, तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेन, यानी 2 मेथिल प्रोपेन। आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रोपेन लिखना है, ये तो हमने आपको समझाने के लिए इस तरह से तोड़ कर लिख दिया इसको कि प्रोप प्लस एन। आपको तो पेपर में डायरेक्ट प्रोपेन याद रखना है, प्रो प्लस एन तो हमें समझने के लिए जरूरी है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले जो सीरीज आपको दे रखी थी उसमें कार्बन को हर तरह से गिन के देख लिया, तो जिधर से भी सबसे लंबी कार्बन की सीरीज आ रही है उधर से ही आप उसी वाली सीरीज को आपने चुन लिया। उसके बाद हमने प्रतिस्थापित समूह देखा, प्रतिस्थापित समूह जिधर से पास आ रहा होगा उसी प्रतिस्थापित समूह जिधर से पास आ रहा है उधर से नंबरिंग डाल देंगे। इस वाली सीरीज में क्योंकि ये बिल्कुल बीचों बीच आ रहा है इसीलिए आप आगे या पीछे किधर से भी इसको नंबरिंग दे सकते हो। उसके बाद हमने 2 पे मैथिल जुड़ा हुआ है तो 2 मैथिल लिख दिया, 3 कार्बन को प्रोप कहते हैं और एकल बंद में पीछे एन लगता है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन, 2 मेथिल प्रोपेन। चलिए कुछ और एग्जाम्पल चलते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सीरीज है CH3 CH2, ये CH2 CH3 CH2 CH3 और ये CH3। अपन एक और इंसिडेंस थोड़ा और भी बड़ा कर लेते हैं थोड़ा। चलिए देखिए आपके पास ये कार्बन की सीरीज है सामने। अब इस कार्बन की सीरीज में हमारा सबसे पहला काम तो यही होगा कि हम वो वाली सीरीज चुने जिसमें सबसे ज़्यादा कार्बन हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा कार्बन यानी नंबर में सबसे ज़्यादा कार्बन कब हो रहे हैं, किधर वाली सीरीज में हो रहे हैं, वो काउंट करेंगे। तो देखिए अगर अपन इधर, तो ये 1 2 3 4 5 6, तो ये अगर सीधी सीरीज बोले अपन देखें तो इसमें तो आएंगे 6 कार्बन। उसके बाद देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें भी आएंगे हमारे पास 6 कार्बन। उसके बाद नेक्स्ट हम चले 1 2 3 4 5 6, ऐसे भी आएंगे हमारे पास 6 कार्बन। अगर अपन यहाँ से गिनना शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7, देखिए इस वाली सीरीज में सबसे ज्यादा कार्बन आ रहे हैं, सब में तो 6 कार्बन थे, लेकिन जब आपने यहाँ से ऐसे ये और ऐसे करा तो ये हमारे पास हुई पूरी 7 यानी 7 कार्बन की श्रृंखला। तो 7 कार्बन की श्रृंखला है तो हम क्या करेंगे, इसमें इसी वाली सीरीज को चुन लेंगे। तो आपने यहाँ से लेकर और ये इस तरह से ये सीरीज को सेलेक्ट कर लिया, ये यहाँ से आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। तो ये सबसे लंबी श्रृंखला 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की हमने सेलेक्ट कर ली। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज को नंबरिंग देनी है। तो नंबरिंग हम किधर से देंगे, जिधर से कार्बन प्रतिस्थापित समूह नजदीक आ रहा हो, यानी 1 2 3 4 5 के हिसाब से जिधर से कार्बन प्रतिस्थापित समूह जिधर से पास आ रहा होगा उधर से आप नंबर डाल देंगे। जैसे अगर देखो इधर से करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से देखो 1 2 3 4, 4 पे आपके जुड़ा हुआ है एथिल, 4 पे क्या जुड़ा हुआ है एथिल। और अगर इधर से बात करें 1 2, तो 2 पे जुड़ा हुआ है मेथिल। तो देखो आप इधर एथिल जुड़ा हुआ है, इधर मेथिल जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर अपन देखें तो अपन को ये देखना है कि मेथिल तो स्पेलिंग शुरू होती है एम से, मेथिल, और एथिल शुरू होती है ई से। तो अल्फाबेट के हिसाब से ई वाला पहले आता है, तो जिधर से ये वाला एथिल पास आ रहा है उधर से हम लोग क्या करेंगे, इसकी नंबरिंग कर देंगे। तो आप यहाँ से नंबरिंग कर देंगे 1 2 3 1 2, नहीं दोनों तरफ से पास ही है, दोनों तरफ से देखो 1 2 3 4, ये भी 4 भरी है, 1 2 3 4, इधर भी ये 4 से है। तो अपन इधर से नंबरिंग कर दें, इधर से नंबरिंग करने में हमारा क्या फायदा होगा, इधर 2 प्रतिस्थापित समूह एक ही साथ आ जाएंगे। तो हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, हमने नंबरिंग कर दी। देखो हम इसमें आगे से भी नंबरिंग कर सकते थे और पीछे से भी कर सकते हैं, लेकिन हमने आगे से और पीछे से दोनों में ये देखा
कि किधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा है। तो देखो इधर से तो ये सेकंड नंबर पे आ रहा था वैसे तो, लेकिन इन दोनों में से अल्फाबेट में सबसे पहले नाम आता है एथिल ई से, क्योंकि ए ई और एम में ई पहले आता है, तो हमें ई के हिसाब से नामकरण करना है। तो ई के हिसाब से करेंगे तो ई वाला ही एथिल है, ये तो मैथिल है, तो मैथिल तो बाद में आ रहा है, तो ई के हिसाब से करेंगे। तो ई के हिसाब से करेंगे तो 1 2 3 4 इधर ये 4 पर आ रहा है, और 1 2 3 4 इधर से 4 पर आ रहा है, इसीलिए हमने क्या करा, इस वाले को चुन लिया ताकि इसमें ये वाला भी शामिल हो जाएगा। तो दोनों प्रतिस्थापी समूह इधर वाली चेन में पास पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको चुन लिया। अब हम इसका नामकरण करेंगे। तो देखो मैथिल और एथिल दोनों जुड़े हुए हैं, तो एथिल ई से पहले आता है, तो पहले हम एथिल लिखेंगे 4 पे। देखो 4 पे एथिल, 4 एथिल। इसके बाद हम नेक्स्ट चले अगर, तो मैथिल जुड़ा हुआ है 2 पे, 2 मैथिल, 4 एथिल, 2 मैथिल, 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्ट, और एकल बंद में पीछे क्या लगा देंगे, एन। तो ये हो जाएगा हमारा 4 एथिल 2 मैथिल हेप्टेन। यानी इनका नामकरण करने में हमारा सबसे पहला काम यही होता है कि जो भी सीरीज आपको दे रखी है उसे उल्टा सीधा, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, जिधर भी उसमें कार्बन है सब तरह से गिन के देख लेंगे। और जब सब तरह से गिन के देख लेंगे उसके बाद में जिधर सबसे ज़्यादा कार्बन हो रहे हो, ये सिर्फ एकल बंद के लिए बात हो रही है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का मैं आपको वहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगी। तो इसमें एकल बंद में हम क्या करेंगे, जिधर जिधर सबसे ज़्यादा कार्बन हो रहे हो उस वाली सीरीज को चुन लेंगे, और जब सबसे बड़ी सीरीज हम चुन लेंगे उसके बाद में हम क्या करेंगे, कार्बन को नंबरिंग देंगे। लेकिन कार्बन को नंबरिंग उधर से देंगे जिधर से प्रतिस्थापी समूह पास आ रहा हो। अब यहाँ पर दो दो प्रतिस्थापी समूह थे, ये तो दोनों तरफ से बराबर ही आ रहा था, इसीलिए हमने क्या करा, कार्बन में और सॉरी एथिल में और मेथिल में देख लिया कि एथिल की स्पेलिंग ई से शुरू होती है और मेथिल की स्पेलिंग एम से शुरू होती है, तो ई पहले आता है, तो ई की तरफ से देखा। अब ये तो दोनों तरफ में 4 पे आ रहा था, यानी बिल्कुल बीचों बीच, इसीलिए हमने उधर से नंबरिंग कर दी जिधर से मेथिल भी पास आ रहा है, तो हमने इस तरह से नंबरिंग कर दी। उसके बाद पहले ABCD के हिसाब से ई पहले आता है तो 4 पे एथिल लिख दिया, फिर एम उसके बाद आता है तो 2 पे मेथिल लिख दिया, फिर 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं और एकल बंद में एन लगाते हैं, तो ये हो जाएगा हेप्टेन। चलिए देखो ये तो हमने सूत्र का नाम बनाया। अब मान लीजिए एग्जाम में आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए, उल्टा मतलब आपको नाम तो दे दे और उसका फॉर्मूला बनाना हो। जैसे मान लो आपको बनाने के लिए दे दिया जाए एग्जाम्पल, ये नेक्स्ट एग्जाम्पल था इसका, अगर आपसे कह दे कि आप बनाओ 3 मेथिल ब्यूटेन, क्या बनाने को कह दे आपसे 3 मेथिल ब्यूटेन, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये समझो कि ब्यूटेन यानी ब्यूट मतलब तो होता है 4 कार्बन, कार्बन की नंबरिंग वाली टेबल आपको फर्स्ट लिखवाई है मैंने, एथ मेथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेट, ये 10 तक की कार्बन की नंबरिंग होती है, वो अपन को याद रखनी है। तो ब्यूट मतलब 4 कार्बन और ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन, एन मतलब एकल बंद, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 4 कार्बन बनाएंगे एकल बंद में, तो हमने 4 कार्बन बना दी 1 2 3 4। अब इसमें हम क्या करेंगे, नंबरिंग डाल लेंगे, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब इसमें हमें क्या करना है, सबके बीच में वही एकल बंद बनाना है, क्योंकि एकल बंद वाली सीरीज है, तो एकल बंद वाली सीरीज में सब जगह केवल सिंगल बॉन्ड ही आता है, तो ये हमने सिंगल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद हमें नेक्स्ट क्या करना है, 3 नंबर पे मेथिल, तो ये 3rd कार्बन है, इस पे हमने जोड़ दिया मेथिल यानी CH3, वो मेथिल एथिल प्रोपिल आइसोप्रोपिल और ब्यूटिल, उनमें से ये फर्स्ट नंबर का ही प्रतिस्थापी समूह है मेथिल, तो हमने 3rd कार्बन पे जोड़ दिया मेथिल। अब लास्ट में कुछ नहीं करना, बस कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी को पूरा करने के लिए एक कार्बन पे या तो 4 बंद हो या 4 हाइड्रोजन हो या आधे आधे दोनों हो, उस तरह से गिनकर एक कार्बन के 4 वैलेंसी को पूरा करना है। तो इस कार्बन पे 1 बंद है और कार्बन की वैलेंसी क्योंकि 4 होती है तो हम लोग जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी तरह इसकी बात करें तो इसमें देखो 2 हाइड्रोजन, 2 बंद तो इसी 2 हाइड्रोजन और जोड़ देंगे ताकि 2 और 2 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस कार्बन में देखें हम 1 2 3
तो केवल एक जोड़ दो ताकि 3 और 1 क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इस पर एक ही बंद है तो इसमें जोड़ देंगे 3 हाइड्रोजन, तो ये बन जाएगा हमारा 3 मेथिल ब्यूटेन। क्या बन जाएगा ये हमारा 3 मेथिल ब्यूटेन। मतलब हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है, सबसे पहले तो कार्बन के नंबर पहचान लो कि ब्यूट मतलब 4 कार्बन और एन मतलब एकल बंध। तो हमने क्या करा, 4 कार्बन बना के नंबर डाल दिया और सब में एकल बंध लगा दिया। उसके बाद आपसे कहा कि 3 वाले पे मेथिल जोड़ दो, तो ये 3 वाले पे हमने मेथिल जोड़ दिया। उसके बाद हमें क्या करना है, कार्बन की वैलेंसी जो 4 होती है वो पूरी करनी है। अब हाइड्रोजन और बंध दोनों मिला के 4 होनी चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, इसीलिए एक हाइड्रोजन अपने आप में एक वैलेंसी को पूरा करता है। तो हमने उसी बेस पर, इस पर एक ही बंध था तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दिए, 3 और 1 4 हो गए। इस पे 2 थे तो 2 जोड़ दिए, इस पे 3 था 1, इस पे इस तरह से जोड़ दिया और हमारा बन गया ये 3 मेथिल ब्यूटेन। चलो इसके बाद हम कुछ और नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। जैसे मान लो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल आपको बोला गया 1 मेथिल 3 एथिल हेक्सेन, ये आपको बनाना है। तो देखो सबसे पहले तो हेक्सेन, हेक्स मतलब 6 कार्बन और एन मतलब एकल बंध। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी हम इसको बना पाएंगे। तो ये हमने क्या करा, सबसे पहले 6 कार्बन बनाए। तो देखो 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा आगे बना लेते हैं 6। फिर हमने क्या करा, 6 बनाने वाले को नंबर डाल, साथ साथ ही 1 2 3 4 5 6। अब हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक काम करो यार, 2 मेथिल जोड़ दो। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 2 पे मेथिल जोड़ना है, तो ये हमने 2 पर मेथिल जोड़ दिया। बाकी एकल बंध वाली सीरीज है तो सब जगह एकल बंध तो आएगा ही। तीसरे वाले पे एथिल जोड़ना है, तो तीसरे वाले पे एथिल CH2 CH3 जोड़ दिया। ठीक, अब उसके बाद क्या करना है, हाइड्रोजन जोड़ने हैं अपन को। तो ये हाइड्रोजन देखो, इस कार्बन पे एक ही बंध है तो 3 हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे, ताकि 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। इस कार्बन पे 1 2 3 और 1 4, 3 बंध थे तो केवल एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस वाले कार्बन पे 1 2 3 और 1 4 हो जाएगा। इस कार्बन पे 1 2 तो 2 तो है ही सही, 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इस कार्बन पे देखो 1 और 2 तो केवल 2, यानी 2 और 2 4 हो जाएंगे। और इस कार्बन पे देखिए आप केवल इधर एक ही बंद है तो इस पर आप पूरे 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। यानी हमने क्या किया, आपको एग्जांपल दे रखा था 2 मेथिल 3 एथिल हेक्सेन। तो हमने क्या करा, हेक्सेन को पहले अलग करके देखा। हेक्स मतलब 6 कार्बन, एन मतलब एकल बंध, यानी 6 कार्बन जोड़ने हैं एकल बंध में। तो ये आपने 6 कार्बन बनाए, आगे से नंबर डाल दिया, पीछे की तरफ से भी डाल सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आगे से इजी है। तो आप अभी देखो आपको खुद को बनाना है, तो जब आपको खुद को बनाना है तो आप आगे से ही नंबर डालो, पीछे से नंबर डाल के कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या करा, 6 नंबर डाल दिए और सबके बीच एकल बंध लगा दिया। उसके बाद हमने क्या करा, 2 पे मेथिल जोड़ना था तो ये 2 ये सेकेंड कार्बन पे जोड़ दिया CH3 यानी मेथिल। उसके बाद आपको थर्ड कार्बन पे एथिल जोड़ना था तो ये थर्ड कार्बन पे CH2 CH3 एथिल जोड़ दिया। उसके बाद कुछ नहीं करना, बस कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो एक कार्बन पे ऑल ओवर 4 बॉन्ड पूरे करने हैं। तो कुछ नहीं करा, इस कार्बन पे एक बंद था, 3 हाइड्रोजन जोड़ दी, 4 कर दिए। इस कार्बन पे 1 2 3 बॉन्ड थे, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया। इस कार्बन पे 1 2 3 एक 4, इस कार्बन पे 1 2 2 थे तो 2 जोड़ दिए। इस कार्बन पे भी 2 तो 2 जोड़ दिए। इस कार्बन पे 1 था तो 3 जोड़ दिया। तो इस तरह से ये सिंगल बॉन्ड वाले एल्केनों का नामकरण आपके कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। आप लोग और इसके एग्जाम्पल सोल्व करें। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है नामकरण करने में या इसको एल्केने वालों में कोई भी नाम से सूत्र बनाने में या सूत्र से नाम बनाने में, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और आपको दोबारा से उस पर्टिकुलर टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो आप लोग हमारी क्लास को रेगुलर अटेंड करें। इसके साथ में जो स्टूडेंट्स और भी साइंस में आगे कुछ अच्छा फ्यूचर लाना चाहते हैं और जिनके बेसिक भी बहुत वीक है,
वो साइंस को अपना स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, वो सभी बच्चों को भी आप लोग अपनी क्लासेस शेयर करते रहें ताकि वो इनका पूरा फ़ायदा उठा सकें और अपने एग्ज़ाम को बेटर से बेटर बना सकें। आगे वाली क्लास में हम लोग डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और भी बाकी बहुत सारे कार्बनिक यौगिक जो अपन ने अभी लिखे हैं, उनका सबका नामकरण हमें सीखना है। तो आप यहाँ तक की प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग आगे की अगली क्लास में सीखेंगे। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि आने वाली क्लासेज के नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन कर सकें। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए और मेहनत करते रहिए। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। आप बस अपनी मेहनत में कमी मत रखिए। अगर आप किसी भी न किसी आने वाले अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं उनमें किसी एग्जाम में सेलेक्ट नहीं भी हो पाए हैं तो होपलेस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आज हमारा इसमें नंबर नहीं आया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अब आगे सक्सेस होंगे ही नहीं। मेहनत करने वाला डेफिनेटली एक न एक दिन अपनी मंजिल को पाता है। तो आप लोग अपनी मेहनत में लगातार लगे रहें, हमारी क्लासेज अटेंड करते रहें और अपनी जो बेसिक है उनको और भी स्ट्रॉन्ग बनाते रहें। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल।